नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज बात करेंगे ईडी की। आज राहुल से पूछताछ, क्योंकि अब ईडी जल्द ही कांग्रेस की ओर से संचालित नेशनल हेराल्ड अखबार के मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पूछताछ के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को तलब कर सकती है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता से फिर से पूछताछ की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि एजेंसी अनियमितताओं की अपनी जांच पूरी करना चाहती है। इस मामले में एजेंसी पहले ही 751 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुकी है। रायबरेली के सांसद से इससे पहले जून 2022 में ईडी ने 4 बैठकों में करीब 40 घंटे तक पूछताछ की थी। उनसे यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड वाईवाई के दैनिक कामकाज के उनकी भूमिका के बारे में पूछताछ की गई थी और इस कंपनी में वह अपनी मां सोनिया गांधी के साथ हिस्सेदार है। इधर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का इस मामले में कहना है कि मैंने हमेशा एजेल मामले में ईडी की भूमिका को विचित्र और अकल्पनीय माना है। अभिषेक मनु ये कह रहे हैं, जो कांग्रेस नेता है, उन्होंने कहा कि जो अभी कभी कोई संपत्ति हस्तांतरित नहीं की गई है, जहां अपराध की आय तो दूर, धन का कोई आवागमन नहीं हो सकता और ना ही हो सकता है, ना हुआ है, जहां अंतिम शेयर धारक तक गैर लाभकारी कंपनी है। ये ना तो धन के आवागमन का है, ना ही संपत्ति के आवागमन का। एक अजीब मामला है और इसलिए उपयुक्त है। अगर ईडी राहुल गांधी को परेशान करने या कॉफी पर बुलाना चाहती है तो उनकी इच्छा है, ये अभिषेक मनु का कहना है, जो कांग्रेस नेता है। यानी कुल मिलाकर वो अब यहाँ पर ईडी पर भी निशाने साध रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि हफ्ता भर पहले भी राहुल गांधी इस बात को लेकर आशंका जता चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि मैं तैयार हूं, मुझे आंतरिक सूत्रों से पता चला है कि ईडी अब कभी भी मुझे समन भेज सकती है या फिर मुझे बुला सकती है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि मैं चाय बिस्किट के साथ ईडी का स्वागत करने के लिए तैयार हूं। लेकिन अब क्योंकि ये सुर्खियां जो है वो अब तेज हो गई हैं, ये चीजें सामने आ रही है, रिपोर्ट से पता चल रहा है कि अब किसी भी वक्त राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ हो सकती है। और चलिए इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या वाकई राहुल गांधी की जो आशंका थी वो अब सच होने वाली है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। बालकृष्ण पांडे, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बालकृष्ण जी, बहुत स्वागत है। और इसी के साथ हमारे साथ मोहम्मद आजम खान, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। आजम जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। बालकृष्ण जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि तमाम आरोप आप ही की पार्टी के ऊपर लगाए जा रहे हैं। देखिए, अब ये जो रिपोर्ट्स तेज हो गई है कि राहुल गांधी सोनिया गांधी से किसी भी वक्त नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ हो सकती है, पहले भी हो चुकी है, लेकिन अब जो कुछ अनियमितताएं रह गई थी उनको लेकर दोबारा हो सकती है। पर इसके लिए वो एक हफ्ता पहले भी आशंका जता चुके हैं और उन्होंने सीधा आपकी पार्टी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार, जब उनको लगता है कि विपक्ष उन पर भारी हो रहा है, तो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने लग जाती हैं। और उन्होंने कहा था कि अब मुझे ऐसा लग रहा है, आंतरिक सूत्रों से मुझे खबर मिली है कि ईडी मुझे समन भेज सकती है या कभी भी मुझे गिरफ्तार कर सकती है। क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि तमाम जो उंगलियां हैं वो आप ही की पार्टी के ऊपर उठती आई हैं जब ईडी और सीबीआई की बात आती है। तो ऋषिका जी, मैं बहुत स्पष्ट तौर पे आपके दर्शकों को और यहाँ बैठे सब लोगों को एक पहले तो इस पूरे नेशनल हेराल्ड केस को थोड़ा सा ब्रीफ करना जरूरी है। पहले इसको समझना आवश्यक है। ये नेशनल हेराल्ड कंपनी को जो ये पेपर था, एएलजे एक कंपनी है जिसको हम कहते हैं कि जो इसकी स्वामित्व कंपनी है, जो नेशनल हेराल्ड को चलाती थी। ये 1937 में इसकी स्थापना होती है। इस पे 5,000 स्वतंत्रता सेनानी, नेहरू सहित 5,000 स्वतंत्रता सेनानी इसके वो होते हैं, मेंबर्स होते हैं, एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड के। फिर ये कंपनी विभिन्न समय पे चलती रही, कभी कुछ प्रतिबंध लगे, कभी कुछ हुआ, और इसको बहुत सारी जमीनें और प्रॉपर्टियां विभिन्न कालखंडों में कांग्रेस की सरकार के रिजीम में इसको अलाट होती रही। 2008 में नेशनल हेराल्ड बंद कर दिया गया कि इसका संचालन नहीं किया जा सकता है। और 2010 में एक कंपनी बनती है, यंग इंडिया लिमिटेड। इसमें 38% शेयर राहुल गांधी का होता है। 5 लाख रुपए मात्र लगा के वो कंपनी बनाई जाती है। इसमें 38% शेयर राहुल गांधी का होता है, 38% शेयर सोनिया गांधी जी का होता है, और मोतीलाल वोरा जी, ऑस्कर फर्नांडीज और सैम पित्रोदा और सुमन दुबे, ये 24% शेयर में ये 4 लोग होते हैं। अब जब ये नेशनल हेराल्ड केस, जब ये नेशनल हेराल्ड बंद हो जाता है न्यूज़पेपर, तो 2011 में कांग्रेस पार्टी 90 करोड़ रुपए एएलजे को देती है।
जो इसकी नेशनल हेराल्ड को चलाने वाली कंपनी थी उसको देती है। और वो 90 करोड़ देने के बाद इसमें ये कहते हैं कि 90 करोड़ नेशनल हेराल्ड को, चूंकि एलजी को 90 करोड़ कांग्रेस का लोन चुकाना था, तो मात्र 50 लाख रुपए यंग इंडिया ने एएलजे को दिया और एएलजे के 99% शेयर यंग इंडिया को ट्रांसफर हो जाते हैं मात्र 50 रुपए में। और कह दिया जाता है कि आप जो इस कंपनी कांग्रेस ने जो कर्जा इसको दिया था वो कर्जा माफ हो गया। यानी जब यंग इंडिया कंपनी के पास एएलजे का पूरा शेयर आ जाता है, और 2010 में एक बात स्मरण रखना होगा कि एएलजे की थी 1057 शेयर होल्डर थे। यानी जब ये पूरा शेयर एएलजे का यंग इंडिया को आता है, यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और इनकी जो भ्रष्टाचारी गैंग थी 4 लोगों के साथ, यानी 6 लोगों के पास जब ये पूरा शेयर आ जाता है, तो कांग्रेस कहती है कि अब कोटा एएलजे पे नहीं रहा और यंग इंडिया ने पूरा एएलजे पे अपना स्वामित्व कर लिया। और जो संपत्तियां कांग्रेस के विभिन्न कालखंडों में बनी थी उनका मूल्य बहुत अधिक था। जो 751 करोड़ रुपए का जिसमें रियल एस्टेट है, 755 करोड़ रुपए का रियल एस्टेट है, 90 करोड़ रुपए का शेयर था, 142 करोड़ रुपए रेंट के रूप में एएलजे को प्राप्त थे। यानी इतनी संपत्तियां कुल मिला के यंग इंडिया की हो गई 50 लाख रुपए देने मात्र पे। और यंग इंडिया में कौन है ये आप बहुत गंभीरता के साथ जानती हैं। कुल मिला के ये कांग्रेस परिवार का बहुत बड़ा एक घोटाला था या है, जिसपे ईडी जांच कर रही है स्वतंत्र रूप से, और इसमें सारी तथ्यात्मक चीजें मौजूद हैं क्योंकि ये सब बेल पे हैं और ये कहीं ना कहीं जांच के दायरे में बड़ी गंभीरता के साथ है। तो राहुल गांधी जब भविष्यवाणी करते हैं तो उनको डर लगना स्वाभाविक है, और इस देश में हर भ्रष्टाचारी को राहुल गांधी जैसे ही डर लगना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक संक्षिप्त में जवाब इस पर भी दीजिए सर। जब केंद्रीय एजेंसियों की बात आती है तो सारी उंगलियां आपकी पार्टी के ऊपर क्यों उठने लगती हैं? लगातार ये आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है कि ईडी और सीबीआई को सरकार चला रही है, केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है केंद्रीय एजेंसियां, ऐसा क्यों? मैं कहता हूं कि 50 लाख रुपए में यंग इंडिया कंपनी बना के लगभग 900 करोड़ की संपत्ति पे कब्जा बना लेना, ये मेरे ऊपर उंगली कैसे उठ सकती है? ये तो भ्रष्टाचार जो लोग कर रहे हैं उनके ऊपर उंगली उठी। इसीलिए मैंने पूर्व में बड़ी गंभीरता के साथ इस पूरी विषय वस्तु को रखा कि केस क्या है, क्योंकि केस समझ में नहीं आता, ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो क्या ईडी छोड़ दे राहुल गांधी को? इस देश के जनमानस को ये जनमानस क्या ये नहीं जानता है कि ये जो 900 करोड़ के आसपास का घोटाला इन्होंने किया है, जिसको सुब्रमण्यम स्वामी जी ने 2000 करोड़ का कहा है करीब, अभी जांच जारी है, हो सकता है 2000 करोड़, क्या 2000 करोड़ के घोटाले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी को क्या बरी कर देना चाहिए, या जो इन्होंने घोटाला किया है इस घोटाले पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये सारी जांच एजेंसियां तो कांग्रेस के समय में भी थी और अन्य सरकारों में भी जब भी रही हैं और सब अपना काम करती रही। ठीक है बालकृष्ण जी, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, एच कुमार स्वप्निल जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वप्निल जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन उसके पहले आजम जी, अब देखिए 50 लाख में 900 करोड़ की संपत्ति का तो सेटलमेंट नहीं हो सकता, और अब अगर ऐसे में ईडी शिकंजा कस रही है तो आरोप ये लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है। ऐसा क्यों सर? बार बार मतलब ईडी और सीबीआई अगर कोई भी कार्रवाई करेगी तो केंद्र सरकार के ऊपर आप चले जाएंगे, केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगने लग जाएंगे। ऋषिका, भाजपा प्रवक्ता ने बड़े आसानी से मतलब करप्शन सिद्ध कर दिया। तो अगर इतने ही आसानी से करप्शन सिद्ध हो रहा है, ऋषिका, मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। अगर इतनी आसानी से सिद्ध हो रहा है तो ईडी कर क्या रही है? 10 सालों से झक मार रही है। ईडी क्या कर रही है? 44 घंटा पूछताछ करी। आपने खुद अपने इंट्रो में बताया कि मई 2022 में 44 घंटा 40 घंटा राहुल गांधी से पूछताछ की जाती है, और जुलाई में सोनिया गांधी बीमार होती है, उसके बावजूद 11-12 घंटा उनसे पूछताछ करती है। तो ईडी कर क्या रही है? सिर्फ और सिर्फ अगर भाजपा के एक आम प्रवक्ता को चीजें समझ में आ रही है, इसका मतलब ईडी समझ नहीं पा रही है। ईडी इस लायक नहीं है, ईडी निकम्मी है। सबसे ईडी इनकी भर्ती कर देना चाहिए। आप केंद्रीय एजेंसियों को, आप एजेंसियों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं सर। ईडी और सीबीआई कैसे पार्शियलिटी कर सकती है? आजम जी, आजम जी, आजम जी क्या बोल रहे हैं आप? आजम जी,
आप ईडी और सीबीआई के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। केंद्र सरकार ने थोड़ी ना समन भेजा है किसी को, या केंद्र सरकार थोड़ी ना कुछ करा रही है। ईडी और सीबीआई स्वतंत्र रूप से जांच करती है ना। महोदय को कह रहा हूँ, प्रवक्ता महोदय ने बड़े आसानी से आपको समझा दिया ना कि करप्शन सिद्ध हो गया है। अगर करप्शन सिद्ध हो गया है तो मेरी पहली भाजपा सरकार से गुजारिश है, इनको ईडी में ले जाए और डायरेक्टर के पद पे नियुक्त कर दें। चलिए ठीक है, राहुल गांधी ठीक है, और सोनिया गांधी को ऐसा मियां आजम अपनी अराजकता को मियां आजम जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय मियां आजम जी, अपनी अराजकता को, समाजवादी पार्टी की अराजकता को, आपको दर्द क्यों हो रहा है? आपको दर्द क्यों हो रहा है? ठीक है, इसमें ठीक है, बालकृष्ण जी मैं आपके पास आ रही हूँ। कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आजम भ्रष्टाचार जी के क्या कर रहे हैं आप? ऐसे किसी मियां को आजम समझ जी, नहीं आएगा। ठीक है आजम जी, आ रही हूँ मैं आज आपके पास। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता यामीन कादरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास मैं जाऊंगी। ठीक है आजम जी, आजम जी ठीक है, ठीक है, ठीक है आजम जी, बात आपको कुछ दिनों में पता चल जाएगी। ठीक है आजम जी, ठीक है। यामीन कादरी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस प्रवक्ता। बालकृष्ण जी मैं आपके पास आ रही हूँ, आपका रिएक्शन मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले यामीन जी से एक मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी। यामीन जी, नेशनल हेराल्ड केस को लेकर अब जो बातें चल रही थी, जो एक हफ्ते पहले राहुल गांधी ने आशंका जताई थी कि ईडी उन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है, वो बिस्किट और चाय के साथ उनका इंतजार कर रहे हैं। अब तो रिपोर्ट और तेज है कि ईडी का समन किसी भी वक्त राहुल गांधी को जा सकता है। यानी कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी आशंका जता रहे थे कि आंतरिक सूत्रों से उन्हें खबर मिली है, वो सच होने वाली है। लेकिन इसको लेकर अब केंद्र सरकार पर जो हमला बोला जा रहा है कि दुरुपयोग केंद्रीय एजेंसियों का किया जा रहा है, और दूसरा अब आप ही के पार्टी के कांग्रेस नेता ये कह रहे हैं कि ईडी की भूमिका ही उन्हें समझ नहीं आ रही है। बड़ी विचित्र और अकल्पनीय भूमिका ईडी की उन्हें समझ आ रही। क्या कहेंगे इस पर, और कैसे आप हर बार दोष केंद्र सरकार को दे सकते हैं? सर, अगर कोई भ्रष्टाचार है तो उसकी जांच तो होगी। देखिएगा, ईडी ने बवाल मचा रखा था कि लंदन के अंदर इनके फार्म हाउस है, बंगले हैं, और पूछताछ करने के बहाने घंटों बिठाए रखते थे। हमारे 2019 के चुनाव प्रचार को प्रभावित करने का पूरा काम किया। सोनिया जी को जो है बीमारी में भी पूछताछ की गई। प्रियंका गांधी जी है चुनाव का कमान संभाली, वाड्रा जी से पूछताछ की गई, और इसके बावजूद इन्होंने पूरी सरकार से बात, ना ईडी आई, ना सीआईडी आई, ना सीबीआई है, कोई भी एजेंसी इनके घर नहीं गई, क्योंकि ये जो है ये चाहते हैं कि हम चुनाव को प्रभावित करने के लिए कोई ना कोई सगुफा छोड़ें। अब नेशनल हेराल्ड वाले मामले के अंदर बहुत पहले पूछताछ करने के बाद में 5 साल बाद इनको याद आई है कि जो है ईडी, राहुल गांधी ने अंदेशा जाहिर किया था, जिस प्रकार से विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सदन के अंदर और बाहर वो बता रहे थे कि जांच एजेंसियों के बहाना जिस प्रकार से विपक्ष पर मोदी सरकार जो है मचाई है, सब रही है, और उनके भाषण सदन के अंदर हो रहे थे, और सशक्त रूप में राहुल जी अपनी भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने अंदेशा जाहिर किया था। लेकिन उस समय भी तो यामीन जी ये कहा गया था ना, यामीन जी, एक सप्ताह पहले जब राहुल गांधी ने इसको लेकर आशंका जताई थी, तब भी तो ये कहा गया था। आप देखिए, बीजेपी के ऊपर आप कितना ही चाहे वार कर ले, उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि अगर राहुल गांधी निर्दोष हैं तो फिर ये सब बातें करने की या फिर डरने की क्या जरूरत है। अगर निर्दोष है तो वो कोई केस नहीं होगा उनके ऊपर, या फिर पूछताछ होगी। अब इतना डर किस बात का है? कहीं ना कहीं पहले भी देखिए जो चीजें उन्होंने कही कि आंतरिक सूत्रों से खबर मिल रही है। राहुल गांधी के ऐसे कौन से पर्सनल सूत्र हैं जो ईडी की उनको खबर दे रहे हैं? फिर तो जहां जहां छापे पड़ने ईडी के, राहुल गांधी जी के पास पहले खबर पहुंच जाएगी। देखिएगा, डरने का तो कोई काम ही नहीं है। अगर डरने वाली बात होती तो राहुल गांधी जी जो है और लोगों की तरह भारत से बाहर कहीं घूमने चले जाते, जैसे मोदी जी अपने मित्रों को। ये ईडी का आज जो बहाना लेके चलना चाह रहे हैं, फंसाना चाह रहे हैं गांधी परिवार को, या छवि धूमिल करना चाहते हैं, ये पहले जो है सेबी पर जवाब दे दें कि सेबी में कितना बड़ा भ्रष्टाचारी करा दी कि आपने कोई आईएएस आईपीएस को वहां का प्रेसिडेंट बनाया। आपने जो है शेयर बाजार के अंदर जो 4 जून को घोटाला कराया, आप मुझे कहने दीजिए,
आप कहने दीजिए। चलिए ठीक है। अरे यामिन जी, मोदी जी की कहां पर रिश्तेदार है? कहाँ से है, ये तय कर लीजिए। अरे अरे कादरी ये जी, तय करिए जॉर्ज कि सेबी सोरोस, में आप कितना हिडनबर्ग बड़ा और भ्रष्टाचार करके जाफरा, आए, जिसने सेबी में इस देश में कितना बड़ा विवाह किया भ्रष्टाचार है, करके आए। वो आप ये तय इतने कर बड़े लीजिए कि भ्रष्ट कहाँ हैं, से राहुल आप गांधी में का हिम्मत रिश्तेदार है है, तो इनकी राहुल गांधी रिश्तेदारियां को किस गिरफ्तार रूप में हो करिए, सकती हैं। सोनिया गांधी को आप गिरफ्तार तैयार करिए। रहिए। आप में हिम्मत है, भ्रष्टाचार, आप में हिम्मत नहीं भ्रष्टाचार है, ये देश आप बिल्कुल इतने भी बड़े बर्दाश्त नहीं भ्रष्टाचारी है। करेगा। आप जो ठीक है। भ्रष्टाचारियों को ये यामिन जी, 2000 बालकृष्ण करोड़ का जी, भ्रष्टाचार एक एक नेशनल करके हेराल्ड बोलिए, घोटाला क्योंकि अपने ऐसे काबीना ने किसी को किया कुछ भी है। समझ में नहीं आएगा। यामिन आपको जी, इससे मुक्ति नहीं मिलने वाली। यामिन जी, राहुल मैं गांधी, आपके पास सोनिया भी आ रही हूँ। गांधी को बालकृष्ण जवाब जी, देना पड़ेगा इसका। किसान घोटाला, बालकृष्ण जी, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड घोटाला, ठीक है। आप यामिन जी, दोनों ही घोटालेबाजों को लेकर यामिन जी शांत हो जाइए, आप ही की बातों का जवाब ले रही हूँ मैं। बालकृष्ण जी, दोनों की बातों का आप जवाब दे दीजिए। कहीं ना कहीं देखिए, आरोप तो आपकी पार्टी के ऊपर लगाए जा रहे, जैसे मैंने पहले कहा था। अभी सपा प्रवक्ता भी यही कह रहे थे, आजम जी, और यामिन जी भी यही बात कह रहे हैं कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए आप हर बार इस तरह की एजेंसियों का उपयोग करते हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं बालकृष्ण जी, देखा जाए तो चुनाव के समय पर ही ऐसे छापे पड़ते हैं, चुनाव के समय पर ही विपक्षी पार्टी के नेताओं को अंदर डाला जाता है। तो ये सारी चीजें तो कहीं ना कहीं आपसे सवाल किया ही जाएगा ना बालकृष्ण जी। नहीं 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 नहीं, मैं ऋषिका जी, मैंने बहुत गंभीरता के साथ, इसलिए मैंने पहले ही शुरुआत में, इनिशियल स्टेज में हमने बहुत गंभीरता के साथ कि नेशनल हेराल्ड केस एग्जैक्टली क्या है, ये आपके दर्शकों को भी पता चले और सब लोगों को पता चले। मैंने एग्जैक्टली वो बात की है जो तथ्यात्मक मैंने बात की है, यामिन जी, आप सुन फैक्चुअल मैंने लीजिए। बात की है, मैंने फैक्ट्स रखे थे। फैक्ट्स मैंने ये रखे, एएलजे की स्थापना 1937 में होती है, फिर रिपीट कर रहा हूँ। 5000 इसमें जो स्वतंत्रता सेनानी तो वो इसके सदस्य होते हैं, वो नेशनल हेराल्ड चलाते हैं। विभिन्न कालखंडों में विभिन्न संपत्तियां कांग्रेस के शासनकाल में एएलजी कंपनी को दी जाती है, एक पत्रकारिता समूह के नाते। 2008 में नेशनल हेराल्ड को बंद कर दिया जाता है। 2010 में फिर कह रहा हूं कि एक ये जो यूथ कंपनी इनकी बनी, जिसमें 38% शेयर होल्डर्स राहुल गांधी जी थे। 5 लाख की मात्र कंपनी थी ये, 38% सोनिया गांधी और 4 अन्य लोग 24% शेयर होल्डर। उसके बाद इन लोगों ने 50 लाख रुपए मात्र देके 90 लाख रुपए एएलजे को कांग्रेस पार्टी ने दिया था, और 50 लाख रुपए मात्र लेके ये पूरा शेयर ट्रांसफर करा लेते हैं यंग इंडिया कंपनी का, और कहते हैं कि कांग्रेस का कर्जा माफ हो गया। और तब इनके पास हजारों करोड़ की संपत्तियां, चूंकि यंग इंडिया कंपनी के पास चली गई करोड़ों का कर्जा माफ शेयर करा, आने से। अडानी अंबानी का करोड़ों का कर्जा माफ कर दिया आपने, देश की किसानों का, अन्नदाताओं का ठीक है, पैसा माफ करा यामिन दिया। जी, यामिन जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं आपके पास आ रही हूँ, आपका रिएक्शन मैं लूंगी। अडानी अंबानी को लेके आपको ठीक है। बहुत दर्द हो रहा है, पर अडानी बिल्कुल, अंबानी इस देश हैडलबर्ग के के अंदर। गौरव हैं। ठीक है, इस बालकृष्ण देश जी। के गौरव, चूंकि गौरव आप होंगे देशद्रोही भाजपा लोग के हैं, लिए, ठीक है। गौरव होंगे देश मोदी जी देश के को लिए, नष्ट करने वाले ठीक लोग है, हैं। बालकृष्ण जी। इस देश यामिन को जी, नष्ट करने वाले यामिन लोग जी, हैं। मैं आ रही हूँ आपके से पास। आप दुश्मनी भारत मानते का हैं। गौरव नहीं है, देशद्रोही भारत के ये गौरव अमीर गौरव कादरी नहीं ये है, देशद्रोही भारत की है, संपत्ति इसलिए को नष्ट ये करने वाले मानता है अडानी ठीक है। अंबानी दुश्मन है। ठीक है, अडानी स्वप्निल जी अंबानी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है सर, अपने अपने समय पर बोलिए प्लीज। अडानी भारत के नहीं हो सकते तो किसके यामिन हो जी, सकते हो? जहाँ घोटाला करके तुम्हारी यामिन जी, सुन लीजिए, जब इसके नहीं हो सकते तो ठीक है, किसके हो बालकृष्ण सकते जी, हो? आप घोटालेबाज ठीक है, बालकृष्ण जी, आप सुन लीजिए प्लीज, मैं आ रही हूँ आपके पास। बालकृष्ण जी तुम प्लीज। देशद्रोही हो, तुम्हें मैं कहता हूँ देशद्रोही हो। जब जब बात अडानी अंबानी को करते हो, अडानी ठीक है, अंबानी इस यामिन देश जी, के गौरव हैं। यामिन जी, आप सुन लीजिए, मैं आ रही हूँ आपके पास। स्वप्निल जी, आपके पास मैं आ रही हूँ। जलन स्वाभाविक है, तुम्हारी जलन स्वाभाविक है, तुम्हारी विचारधारा, चूंकि जिस प्रकार से तुष्टीकरण की तुम्हारी विचारधारा है, तुम इस देश में सिर्फ देशद्रोह करना जानते हो, ठीक है, देश को नष्ट चलिए, करने का काम दोनों की तुम्हारी आवाज डाउन कांग्रेस कर कर रही दीजिए है। अमीर सर। कादरी, ये स्वप्निल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ बने हुए हैं। स्वप्निल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? स्वप्निल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, शायद स्वप्निल जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आजम खान जी, आजम खान जी, आपके पास मैं आ रही हूँ। अरे सर, अब शांत भी हो जाइए, कितना बोलेंगे? यामिन जी, कुछ समझ नहीं आ रहा है किसी को, आपकी आवाज भी डाउन है। बालकृष्ण जी, बालकृष्ण जी, ठीक है, बालकृष्ण जी शांत हो जाइए, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है ऐसे। स्वप्निल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही मैम, पहुंच रही है। स्वप्निल जी, नेशनल हेराल्ड केस को लेकर देखिए, एक सप्ताह पहले भी राहुल गांधी इसको लेकर आशंका जता चुके हैं कि किसी भी वक्त ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, और उन्हें एक पोस्ट भी किया था जिसमें लिखा था
कि ईडी किसी भी वक्त आ सकती है, चाय बिस्किट के साथ वो ईडी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं वो यही है कि कुछ अनियमितताएं पाई गई और एजेंसी जो है ईडी वो किसी भी वक्त राहुल गांधी को समन भेज सकती है, यानी राहुल गांधी से और सोनिया गांधी जी से पूछताछ हो सकती है। कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, एक तरफ तो इस केस को लेकर लगातार जो सियासत है वो गर्म होती हमने देखी है, पर अब जो आरोप है वो सीधा केंद्र सरकार के ऊपर लग जाते हैं कि चुनाव आते ही, जैसे कि अभी आप प्रवक्ताओं की बात भी सुन रहे थे कि चुनाव आते ही इस तरह की जो प्रक्रियाएं हैं, हथकंडे जो है वो पार्टियां अपनाने लग जाती हैं। कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए मैम, ये तो देश का बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे विरोध करता है, श्रीलंका का विरोध, भारत का विरोध करता है। जैसे भी भाजपा प्रवक्ता ने बालकृष्ण जी ने कहा, जो भी वो कोई नई बात नहीं बताया, वो सारी चीजें सबको पता है। अब रही बात हमारे सपा के प्रवक्ता महोदय और कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय जिस तरह कह रहे हैं, कांग्रेस को मैं खासतौर पर कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी एक वरिष्ठ नेता है। वो जानते हैं कि किस अपराध में क्या हो सकता है। उनको पूरा पता है कि उन्होंने जो अपराध किया, उनके परिवार ने जो अपराध किया, उस पर ईडी की जांच संभव है। अब वो चाहे पार्टी और कांग्रेस के लोग इस पर बैठे, ईडी को अपना कानून को काम करे। ईडी की एक सरकार की नहीं होती, कांग्रेस की सरकार में रही है। लेकिन सपा प्रवक्ता कांग्रेस प्रवक्ता दोनों मिलकर सर यही बोल रहे हैं कि चुनाव आते ही केंद्र सरकार की तरफ से एजेंसियों का दुरुपयोग होने लग जाता है और लगातार इस तरह के छापे देखने को मिलते हैं। पर यह बात समझने को तैयार नहीं है कि अगर कहीं भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच तो होगी, अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ है तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बात जो आप कह रही है छोड़िए, एक सामान्य जनता को पता है। हम आप तो पत्रकारिता से जुड़े हैं, सारी चीज देख रहे हैं। मोदी का विरोध वाजिब है, देश का विरोध नहीं होना चाहिए। ईडी जो काम करी वो एकदम सही कर रही हो, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, जो लोग भी आरोपित हैं उनको एकदम बुलाना चाहिए और पूरी जांच ईमानदारी होनी चाहिए। जनता भी जानना चाहती है कि उन्होंने क्या किया है और सारी बातें एकदम खुली है। केवल तेजी से बात करने से और तमाम तरीके गठबंधन बना लेने से अपराध नहीं छिपेगा। सारे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ईडी जांच कर रही है और बहुत स्वागत होकर कदम देश के अच्छे दिनों के संकेत है मैम। यानी कहीं ना कहीं जिस तरह से राहुल गांधी पहले कह रहे थे, जो उनकी आशंका थी वो अब सच होने वाली है। आंतरिक सूत्र उनके जो है वो बड़े पक्के निकले। स्वप्निल जी, राहुल जी अपने अधिवक्ताओं से राय लिए होंगे और उन्हें पता चला होगा कि अगला कदम ईडी लेगी। ये तो वही हमने चोरी किया और हम क्या हम चोरी किए तो पकड़े ही जाएंगे, स्वाभाविक सी बात है। अब यही बात प्रवक्ता लोग नहीं समझ पा रहे। हो सकता है ऊपर का निर्देश हो, अगर तुम समझ गए तो तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। तो ये न चाहते हुए भी उनकी बड़ाई कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। और अभी तो हमें बड़ा हंसी आ रहा था किस तरह भ्रष्टाचार का समर्थन कर रहे हैं लोग, सुनने को तैयार नहीं होता ना। तो क्या दिक्कत यही है कि जब कोई बात रखने को कहा जाए तब उस समय पर बात नहीं रखते। और ये सारे जो उदाहरण है वो हमने तो संसद सत्र में भी देख लिए हैं। जिन मुद्दों को अंदर सत्र के अंदर चर्चा होनी चाहिए थी, उन मुद्दों पर विपक्ष का जो वॉकआउट हुआ है वो सभी ने देखा है। लेकिन कहीं ना कहीं यामीन कादरी जी, अब देखिए सर, सवाल आपसे पूछ रही हूँ, अपने ही समय पर जवाब दीजिए ना, दूसरे के समय पर मत बोलिए ना, क्योंकि ऐसे किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। यामीन जी, अब जिस तरह से नेशनल हेराल्ड केस की लगातार बात की जा रही है, देखिए मैंने पहले भी कहा कि अगर उसमें कुछ अनियमितता है तो फिर जांच होने दीजिए ना। जांच से किस बात की डर? अगर कोई वहां पर भ्रष्टाचार नहीं हुआ है तो जांच से आपको किसी भी तरह की आंच तो आएगी नहीं। लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है, जैसे कि अभी बालकृष्ण जी जिक्र कर रहे थे कि 50 लाख देकर सेटलमेंट हुआ है, तो सर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 50 लाख देकर 900 करोड़ की संपत्ति का सेटलमेंट हुआ हो और फिर आप कह दें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और फिर आप अदानी और अंबानी पर आ जाते हैं। जिस केस की बात चल रही है उस पर भी तो कुछ जवाब दीजिए। देखिएगा, जांच करने से कौन रोक रहा है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी या विपक्षी दल या कांग्रेस जांच कराएगी? जीडी जब इनके कब्जे में है, बिल्कुल हम कहते हैं जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और अगर दोषी हैं तो गिरफ्तार करो। लेकिन आप घुमाने का काम मत करो कि हैडनबर्ग में जो घोटाला नजर आया है कल, उसके ऊपर जो आज बवाल मचाया देश के अंदर, तो आप लेके बैठ गए। आप मेरे बीच में बोल रहे हैं, बालकृष्ण जी मैं आ रही हूँ आपके पास, सर प्लीज बोलने दीजिए। बालकृष्ण जी प्लीज, अनुरोध है आपसे। इनके बीच में क्यों नहीं बोलूंगा? मैं क्यों नहीं बोलूंगा? अनुरोध है आपसे, बोलने दीजिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ,
आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, और जो भी दोषी हो उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि जांच बाद में करिए, आप पहले गिरफ्तार कर लीजिए सोनिया, प्रियंका और राहुल जी को, और उसके बाद जांच कराइए। अगर ये दोषी हैं तो सजा मिलेगी, और निर्दोष होंगे तो इस देश का न्यायालय उनको जो है बरी करेगा, और भाजपा के जो मंसूबे हैं उनको फेल और नाकाम करेगा। ठीक है, तो फिर जब जांच में कोई दिक्कत नहीं है तो ईडी की भूमिका वो विचित्र अकल्पनीय बताना किस तरह की प्रतिक्रिया है, इस पर भी जरा थोड़ा क्लियर कर दीजिए। हाँ, ईडी की भूमिका इसलिए कहूंगा मैं मैडम कि जब 7वां गवाह अरविंद केजरीवाल का नाम लेता है, जिसकी जमानत कराते हैं भाजपा के लोग, और वो 7वां गवाह आकर के नाम लेता है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में दोषी है, तब वो जो है ईडी उनको गिरफ्तार कर पाती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ईडी की जांच होने दीजिए, और जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज जांच 2019 में हुई है, 2022 में हुई है, और 2024 में भी कराई है। इसको बिल्कुल जांच कराइए, डील नहीं होनी चाहिए कि इसके बाद में मालूम पड़ा कि जांच चल रही है। रिजल्ट आना चाहिए, देश की जनता रिजल्ट देखना चाहती है। ठीक है यामीन जी, अब कहीं ना कहीं बालकृष्ण जी, अब देखिए यामीन जी साफ तौर पर यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर निष्पक्ष तरीके से जांच हो तो जांच होनी चाहिए और जांच का रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन आरोप देखिए वही है, वो ये कह रहे हैं कि निष्पक्ष तरीके से जांच होती ही नहीं है। अब उन्होंने अरविंद केजरीवाल का एक उदाहरण दे दिया है, वो बोल रहे 7वां गवाह बोलता है तब उनको गिरफ्तार, मतलब साफ तौर पर यही कहना है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का हस्तक्षेप रहता है जब केंद्रीय एजेंसियां जांच करती हैं। तो जवाब दीजिए इस पर। देखिए, मैं बता दूं, ये स्वतंत्र सीबीआई, ईडी स्वतंत्र संवैधानिक एजेंसियां हैं। इनकी चयन की एक निश्चित प्रक्रिया है। इनके जो भी लोग चुने जाते हैं, इनके हेड होते हैं, उसकी एक संवैधानिक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया का पालन करके इनका चयन होता है। एक बात। दूसरी बात मैं फिर बता दूं कि ये सब स्वतंत्र रूप से अपना काम करती है। मैंने अभी इसीलिए पूर्व में फिर बार बार मुझे रिपीट करना पड़ रहा है कि नेशनल हेराल्ड केस एग्जैक्टली क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, वो मैंने ऋषिका जी आपके सम्मुख, आपके दर्शकों के समक्ष हमने रखा है। मैं बता दूं स्पष्ट रूप से कि चूंकि इनकी प्रवृत्ति जब से इनका जन्म हुआ है घोटालों की रही है। जीप घोटाला से शुरू हुआ है इनका सफर, और 2G 3G से होते होते नेशनल हेराल्ड घोटाले पे जनता ने इनको घोटालों से दूर कर दिया कि अब घोटाले का अवसर है, लेकिन जाते जाते भी माने नहीं, और नेशनल हेराल्ड नाम का एक बड़ा घोटाला कर गए, करीब 2000 करोड़ का, वो इन्होंने किया हुआ है। तो चूंकि नेता है, विपक्षी दल के एक प्रमुख नेता हैं, तो कोई भी, मुझे लगता है कि एजेंसी बहुत ही गंभीरता से और सतर्कता के साथ जांच करती है, और जांच करने के बाद जो हमारी कानून व्यवस्था में जो जिस प्रकार के प्राविधान होंगे उसके अंतर्गत, चाहे वो ईडी हो चाहे सीबीआई हो, इनको जिस प्रकार से साक्ष्य आएंगे, जिस प्रकार के तथ्य आएंगे, उन तथ्यों के आधार पे इनको सजा देने या उसमें करने का ठीक है। बालकृष्ण जी, देखना होगा कि भविष्य में किस तरह से इसकी जांच होती है, कब तक राहुल गांधी जी को समन पहुंचता है जैसे कि रिपोर्ट्स कह रही है। लेकिन स्वप्निल जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपसे लेना चाहूंगी। हालांकि इसको लेकर आप पहले बोल चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी सर, अभी यामीन जी ने कहा कि अगर निष्पक्ष तरीके से जांच हो तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो आरोप उन्होंने लगाया, उन्होंने फिर कहा कि निष्पक्ष जांच तो होनी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप किसी न किसी तरीके से कर देती है। क्या वाकई ऐसा संभव है कि एक संवैधानिक एजेंसी जो स्वतंत्र रूप से काम करती है उसमें भी केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर सकती है? स्वप्निल जी। चलिए, शायद स्वप्निल जी तक आवाज नहीं पहुंच रही। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो रिपोर्ट्स अब ये कह रही हैं कि बहुत जल्द राहुल गांधी को ईडी का समन पहुंचने वाला है। राहुल गांधी की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, और नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ बहुत जल्द होने वाली है। आपको बता दें, इसको लेकर एक हफ्ता पहले भी राहुल गांधी आशंका जता चुके हैं। उस पर इन्होंने चुटकी भी ली थी और एक्स पर एक पोस्ट भी किया था, जहां उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द मुझे ईडी का समन आने वाला है, मुझे ईडी गिरफ्तार करने वाली है। एक्स पर उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा था कि अगर ईडी आती है तो आए, मैं चाय बिस्किट के साथ ईडी का इंतजार कर रहा हूं। उन्होंने कहा था कि आंतरिक सूत्रों से उन्हें यह खबर मिली। लेकिन अब सवाल ये कि क्या वाकई जो राहुल गांधी एक हफ्ते पहले आशंका जता रहे थे वो सच होने वाली है? जो आरोप केंद्र सरकार पर उनकी ओर से लगाया गया था कि चुनावी प्रक्रिया शुरू होते ही इस तरह के हथकंडे केंद्र सरकार की ओर से अपनाए जाते हैं, विपक्ष को वो ईडी और सीबीआई के जरिए गिरफ्तार करवाते हैं और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। लेकिन क्या वाकई अब ईडी का समन कब तक राहुल गांधी को पहुंचता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।